हेलो गाइस, वेलकम टू ईजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत एक दो दिन से सही नहीं चल रही है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। एक दो दिन में सही हो जाएगी। तो अपने इससे पहले अपने टोरजन का टॉपिक पूरा कर चुके हैं, मरोड़ का एमसीक्यूज वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब अपने स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं। हिंदी में भी इसे स्प्रिंग ही कहते हैं। सोम का ये टॉपिक है। मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर राजस्थान के सिलेबस से ये पहला बेसिक से लिया गया है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई है। कुछ ज़्यादा आप सभी सियाने हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं स्प्रिंग होता क्या है, स्प्रिंग अपने किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। वैसे तो आप सभी को पता होगा, पर फिर भी मेरे को डेफिनेशन बतानी है ताकि आप एक प्रॉपर अपने नोट्स तैयार कर सको कि स्प्रिंग होता क्या है। तो स्प्रिंग वह कंपोनेंट है जिस पर बल लगाने पर वह बल की दिशा में डिफॉर्म या विस्थापित हो जाता है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। सपोज कीजिए, हाँ, आप स्प्रिंग वाला सोफा लीजिए। स्प्रिंग वाला सोफा, ठीक है। सपोज दैट आप स्प्रिंग वाला सोफा आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो आप स्प्रिंग वाले सोफे पे बैठ के, स्प्रिंग वाले सोफे पे बैठ के मतलब उस स्प्रिंग के ऊपर आपने फोर्स लगाया बैठ के, और वो जो स्प्रिंग है वो नीचे की तरफ दब जाते हैं। तो पहली लाइन इसी चीज को बताती है कि स्प्रिंग वह कंपोनेंट है जिस पर बल लगाने पर वह बल की दिशा में डिफॉर्म हो जाता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। इसमें मुझे नहीं लगता आपको भी कोई प्रॉब्लम होगी। तथा किया गया कार्य एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जो कार्य अपनों ने स्प्रिंग के ऊपर किया वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। स्प्रिंग के अंदर ऐसा तो नहीं है कि वो स्प्रिंग ऊपर आ जाएगी, नहीं, वो जो कार्य अपनों ने किया है उसके ऊपर बल लगा के वो एनर्जी के रूप में उसके अंदर स्टोर रहेगा, वो दबी हुई रहेगी। अब यदि बल हटा लिया जाए, सपोज दैट आप उस सोफे पे बैठे हो, आप खड़े हो गए, मतलब आपने बल हटा लिया, तो स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। तो जो स्प्रिंग होगा वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएगा। आप उस पर खड़े हो गए, वो सोफे से, स्प्रिंग वाले सोफे से आप खड़े हो गए, तो वो अपनी नॉर्मल जो पोजीशन थी उस पर वापस आ जाएगा। तथा स्टोर एनर्जी कार्य के रूप में प्राप्त होती है। तो जो एनर्जी स्टोर थी वो कार्य के रूप में प्राप्त हो जाएगी अपने को। इतनी बात है, इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपको स्प्रिंग वाले सोफे का एग्जाम्पल देके मैंने समझा दिया। देन अपने बात करते हैं, दो प्रकार के आपके सिलेबस में स्प्रिंग आते हैं। दो प्रकार आपके सिलेबस में दिए गए हैं, हेलिकल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग। चाहे वो एसएससी जेई है उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर में दो प्रकार के हैं। तो इसको कहते हैं कुंडलीदार कुंडलीदार स्प्रिंग, और इसको कहते हैं पत्तीदार स्प्रिंग। मैं फिर कह रहा हूँ, टेक्निकल टर्म अपनी हिंदी में ही स्ट्रॉन्ग, सॉरी, इंग्लिश में ही स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि हो सकता है वहाँ पत्तीदार ना दे के लीव स्प्रिंग दे दिया जाए, आप वहीं जाके फंस जाओगे। तो हिंदी में भी उसको लीव स्प्रिंग एग्जामिनर दे सकता है। तो आपका कहीं ना कहीं एग्जामिनर का ये भी मोटिव होता है कि आपका टेक्निकल टर्म्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, उस चीज़ को वो चेक करना चाहते हैं। तो डिस्कस करते हैं हेलिकल स्प्रिंग के बारे में एक एक करके। अपने इसके बारे में लीव स्प्रिंग के बारे में देखेंगे। तो डेफिनेशन है वही फालतू की बातें हैं। मैं तो हमेशा डेफिनेशन को हमेशा ये कहता हूँ कि आप डेफिनेशन खुद से बनाइए, खुद ही उस चीज़ को समझिए और खुद अपनी डेफिनेशन जनरेट कीजिए। मैं इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ। वो रटी रटाई बातें आप मत कीजिए। तो पर मैं तो आपको रटी रटाई बताता हूँ ताकि आप मुझे मत गालियाँ निकालो। देखो, दो तीन प्रकार की स्प्रिंग होती है हेलिकल। पहली टेंशन, सेकंड अपने पास कंप्रेशन, और थर्ड बेसिकली होती है टोर्जन टोर्जन स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग के तीन प्रकार होते हैं जो आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं, टेंशन, कंप्रेशन और टोर्जन स्प्रिंग। एक एक कर इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अपने ओवरव्यू देखते हैं कि हेलिकल स्प्रिंग होता क्या है। देखो, स्प्रिंग वायर को जब कोयल के फॉर्म में या हेलेक्स के फॉर्म में, कोयल मतलब ऐसे 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 घुमा के, ठीक है, हेलेक्स मतलब इस प्रकार से, ठीक है, इसके फॉर्म में जब उसको बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। कोयल वायर को इस रूप में बनाते हैं। तो उसी चीज को अपने पढ़ते हैं। द हेलिकल स्प्रिंग आर मेड अप ऑफ वायर कोयल्ड, ठीक है, कोयल्ड वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स के रूप में। हिंदी में मुझे हेलिक्स का नहीं अनुवाद पता लगा किस क्या कहते हैं। तो ये हेलिक्स किसको कहते हैं, इस तरह से, ठीक है, हेलिक्स के रूप में। आर प्राइमरली स्टैंड फॉर कंप्रेशन एंड टेंशन लोड, जो कंप्रेशन और टेंशन लोड के लिए यूज में लिया जाता है। आसान भाषा में समझा दिया, किसी भी भाषा में लिखिए, आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हो, मुझे आप पे इतना विश्वास है। देन अपने बात करते हैं व्हाट इज टेंशन स्प्रिंग। देखिए, टेंशन स्प्रिंग को
क्या कहते हैं, इसका एक नाम और भी है, तनाव स्प्रिंग। पहले तो इसको अपने कहेंगे तनाव स्प्रिंग, हिंदी में कहेंगे एक्सटेंशन स्प्रिंग कहते हैं, एक्सटेंशन स्प्रिंग। इसको एक्सटेंशन स्प्रिंग भी कहा जाता है। पहली लाइन अपने को ये बताती है, टेंशन स्प्रिंग आर्कीटाइपल टाइट बाउंड स्प्रिंग कॉमनली रेफर टू एज एक्सटेंशन स्प्रिंग। मतलब इसको एक्सटेंशन स्प्रिंग कहते हैं, इतनी बात आपको याद रखनी है। एंड आर डिजाइन टू ऑपरेट इन टेंशन, जो तनाव में कार्य करने के लिए बनाई जाती है। हिंदी वाले मेरी भाषा पे ध्यान दे सकते हैं कि मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आप कुछ भी लिखिए, आपकी मर्जी है। टेंशन स्प्रिंग, तनाव स्प्रिंग का कार्य क्या होता है, तनाव में कार्य करने के लिए इसे बनाया जाता है। सॉरी, तो द स्प्रिंग अटैच एट बोथ एंड टू अदर कंपोनेंट। मतलब स्प्रिंग है, सपोज करो मैंने यहाँ से भी स्प्रिंग को पकड़ रखा है और यहाँ से भी स्प्रिंग को पकड़ रखा है। इतनी बात आपको समझ आ गई, आपने यहाँ से और इस स्प्रिंग को पकड़ रखा है, ठीक है। व्हेन द कंपोनेंट मूव अपार्ट, मतलब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट, आप कंपोनेंट ना पढ़ के आप ये समझिए कि आपने इस स्प्रिंग को पकड़ रखा है और आप इसको खींच रहे हैं। मतलब अगर आपको मेरा ये पेन दिख रहा है तो मतलब ये स्प्रिंग है, तो मैं इसको खींच रहा हूँ, बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है। द स्प्रिंग अटेम्प्ट टू ब्रिंग द कंपोनेंट टुगेदर अगेन बाय रिवर्टेड टू इट ओरिजिनल शेप। जो आप खींच रहे हैं और स्प्रिंग क्या प्रयास करेगी कि आप अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए और आपको अंदर की तरफ धकेलने का प्रयास करेगी और आप स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हो। इतनी बात ये कह रहा है, इसको तनाव स्प्रिंग कहते हैं। वह स्प्रिंग जो अगर इसके दोनों सिरे पे कोई कंपोनेंट, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है और ये स्प्रिंग प्रयास करती है उसको अंदर की तरफ खींचने का, यह इसका कार्य होता है। द कोयल ऑफ स्प्रिंग इनिशियली टच विद नो फोर्स इज अप्लाइड। देखो ये जो स्प्रिंग की कोयल है ना, आप यहाँ देख पा रहे होगे कि इसमें कोई भी गैप नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी गैप नहीं दिखेगा, एक दूसरे के साथ सटी हुई है, एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है। बट द कोयल आर पुल्ड अपार्ट एज द कंपोनेंट मूव इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन। मतलब जब इसको कोई कंपोनेंट है, जब आप इसको बाहर की तरफ खींचोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसके कोयल के अंदर क्या होगा, गैप जनरेट हो जाएगा, ये मतलब इनके अंदर दूरी बन जाएगी। इतनी बात है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता, गैप नहीं होता, किसी प्रकार का कोई गैप को आप हिंदी में क्या कहते हो मुझे नहीं पता, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। देखो मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ, मेरी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं इंग्लिश में हर एक टेक्निकल टर्म यूज़ करता हूँ। गैप मतलब आप जो भी आप कहना चाहते हो यार, मेरे को प्रॉपर मैं हिंदी में आपको कैसे बताऊँ, ठीक है। आप गैप समझ गए होंगे, हिंदी वाले भी गैप को समझ गए होंगे, इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंशन स्प्रिंग आपको समझ आ गई। अब अपने यूजेस देख लेते हैं। आपको यूज जब आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। बाइक का स्टैंड, बाइक स्टैंड में आपकी किस प्रकार की स्प्रिंग होती है, टेंशन टाइप की स्प्रिंग होती है। जब भी आप उसको पीछे की तरफ मतलब धकेलते हो तो आसानी से वो पीछे हो जाती है। उसका रीजन ये है कि उसके अंदर टेंशन स्प्रिंग लगी होती है। जंपिंग के लिए यूज होता है ये, यार देख नहीं था, हाँ, तो जंपिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज होता है। यहाँ पे कोई भी बच्चा आके जंप करता है तो उसमें भी किस प्रकार की स्प्रिंग होती है, टेंशन टाइप स्प्रिंग होती है, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर कोई बच्चा आके कूदेगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ जाती है और वापस अपने आप को जो ये स्प्रिंग लगे हुए हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करता है। उसके बाद में आप देख सकते हो वेट लिफ्टिंग मशीन के लिए इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे सपोज करो वेट लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर जो स्प्रिंग होती है उसको अपने वो कौन सी होती है, टेंशन टाइप। यहाँ गेट के दरवाजों पे भी टेंशन टाइप स्प्रिंग यूज़ करते हैं। तो आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल मतलब देख सकते हो। आप और गूगल करना चाहते हो आप गूगल करके देख सकते हो। जानकारी जितनी आप ले सकते हो उतनी आप प्राप्त कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आसान भाषा में समझा दिया। देन वी कैन फोकस ऑन व्हाट इज कंप्रेशन स्प्रिंग। कंप्रेशन स्प्रिंग किसे कहते हैं। अपने देखने से पहली चीज पता लगती है कि कोयल के अंदर गैप जो होगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इतनी बात आप समझ गए होगे।
यूज किस लिए करते हैं? कंप्रेशन फोर्स के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे कोई तनाव फोर्स लग रहा है। सोफे का एग्जांपल लिया था अभी मैंने, उसके अंदर कौन सा स्प्रिंग यूज होता है? उसके अंदर अपना कंप्रेशन स्प्रिंग यूज होता है, शायद आपको ये बात नहीं पता होगी। उसके अंदर कंप्रेशन स्प्रिंग यूज होता है। देखो, इसको खींच तो अपने सकते नहीं, इस पर तनाव तो लगा ही नहीं सकते, इसको सिर्फ दबा सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। कंप्रेशन स्प्रिंग और ओपन कोइल्ड स्प्रिंग, मतलब एक प्रकार की ओपन कोइल्ड स्प्रिंग है। चेंज करें, हाँ। ओपन कोइल्ड स्प्रिंग wound into a helical shape, जो हेलिकल शेप में, दे आर डिजाइन टू ऑफर रेजिस्टेंस टू एन कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड एक्सेली। मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा उसके लिए इसको बनाया जाता है। मीनिंग दैट दे पुश बैक व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू डैम। ये क्या करती है, इसको वापस जो फोर्स लगाते हैं अपने, मतलब सपोज करो इसके ऊपर अपन ये रख दिया, ये कोई बॉक्स रख दिया, ठीक है, नीचे दब गया, और ये क्या प्रयास करेगी स्प्रिंग, इसको ऊपर की ओर धकेलने के लिए प्रयास करेगी। इसे अपने क्या कहते हैं? कंप्रेशन स्प्रिंग कहते हैं। अगर आपको मेरी एनर्जी लेवल या मेरे लो लग रहा हो, प्लीज़ आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना, मेरी तबीयत वास्तव में ज़्यादा ठीक नहीं है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं किस प्रकार से अपने यूज होता है। देखो, शॉक एब्जॉर्बर बाइक के लिए भी अपने किसका यूज करते हैं? कंप्रेशन स्प्रिंग का। पेन देखा वो टिक टिक वाला पेन जो अपने सभी यूज करते हैं, कभी ना कभी आपने किया, बहुत मजा आता है उसको भी चलाने में। तो वहां पर भी कैसा स्प्रिंग यूज होता है? वहां पर भी अपना कंप्रेशन टाइप यूज होता है। सोफे के बारे में मैंने अभी आपसे बात किया है, जो अपने आईसी इंजन में, पेन पेन नहीं समझ आ रहा, एक सेकेंड, हाँ। तो अपने आईसी इंजन में जब वाल्व के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें वाल्व स्प्रिंग आता है, तो वाल्व स्प्रिंग अपने वहां अच्छे से पढ़ेंगे। पर वाल्व स्प्रिंग पे कौन से टाइप का होता है? कंप्रेशन टाइप। कंप्रेशन टाइप स्प्रिंग अपने यहाँ पे यूज करते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, आप लोग कहते हो इसीलिए मैं आपको इतना समझा रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इसमें से। मैं इसलिए समझाता हूँ, आप मुझे ये ना कह दो कि सर आप कोई चीज़ समझा नहीं रहे, सिर्फ आप हमें उतना ही बता रहे हो, वही लेवल अप वाली बात है, तो उस चीज़ से बचने की मैं कोशिश करता हूँ। देखो, टॉर्जन टाइप स्प्रिंग, मैं आपको सीधा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि इस प्रकार की स्प्रिंग होती है, इसकी मूवमेंट जब 360 डिग्री से कम हो, तब उस स्प्रिंग को अपने क्या कहेंगे? टॉर्जन टाइप स्प्रिंग कहेंगे। रोटेशन मूवमेंट जो हो वो 360 डिग्री से कम होती है। मतलब जब इसको, एग्जाम्पल के लिए आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। सपोज दैट ये अपने बक्सुआ सेफ्टी पिन, हम पंजाबी में बक्सुआ कहते हैं। मैं पंजाबी फैमिली में से एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो बक्सुआ सॉरी, बक्सुआ क्या, सेफ्टी पिन इसे कहते हैं। तो इसका मूवमेंट 360 डिग्री से कम होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? टेंशन स्प्रिंग कहते हैं। यहाँ पे ये एक्सरसाइज करने के लिए नाम नहीं मुझे पता। इसको आप सभी ने कभी ना कभी यूज़ किया होगा, इसको भी अपने ऐसे दबाते हैं। तो इसमें कौन सी स्प्रिंग यूज होती है? टेंशन टाइप स्प्रिंग होती है। चिमटी जो घरों में यूज होती है कपड़े सुखाने के लिए, उसमें यहाँ देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे भी एक टेंशन टाइप स्प्रिंग यूज होगी। माउस ट्रैप कौन सा? टॉम एंड जेरी वाला। टॉम एंड जेरी वाला जो माउस ट्रैप है, उसमें भी यहाँ जो ये स्प्रिंग यूज हो रही है, ये कौन सी स्प्रिंग है? ये टेंशन टाइप स्प्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ एनिमेशन में भी देख सकते हो कि 360 डिग्री से कम का रोटेशन मूवमेंट चाहिए, तो वहां पर कौन सी स्प्रिंग यूज होती है? टेंशन टाइप स्प्रिंग यूज होती है। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकोगे। अब अपने डेफिनेशन पे बात करते हैं। ये टेंशन नहीं, टॉर्जन टाइप स्प्रिंग यूज होती है। मैं टेंशन बोलता हूँ, सॉरी। हाँ, ए टॉर्जन स्प्रिंग, A torsion spring is a spring that work by twisting it and along its axis। मतलब जो एक सिरे को ट्विस्ट करने से, मरोड़ने से जो स्प्रिंग बनती है, उसको अपने क्या कहते हैं? टॉर्जन स्प्रिंग कहते हैं। दैट इज फ्लेक्सिबल इलास्टिक ऑब्जेक्ट दैट स्टोर मैकेनिकल एनर्जी व्हेन इट ट्विस्ट। जब इसको ट्विस्ट करते हैं, जब इसको मरोड़ते हैं, जब इस पे फोर्स लगाते हैं, तो यह क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर कर लेती है। ज़्यादा आप इस चीज़ के डेप्थ में मत जाना, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, एक ओवरव्यू देख लेना किसे कहते हैं और क्या होता है, बस इतना बहुत है। अब मुद्दे की बात करते हैं, जहां से आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। इससे पहले आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, मैं ग्रांटेड आपसे कह रहा हूँ। इससे पहले आप
आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट के बारे में बात करने से पहले अपने 2-3 चीज़ें क्लियर करके चलेंगे। ये स्प्रिंग का मतलब टॉप व्यू है, ठीक है। ये स्प्रिंग का क्या है, टॉप व्यू है। अपनी स्प्रिंग कुछ ऐसी दिखती है। आर क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ कोयल है, ठीक है। त्रिज्या है कोयल की क्या है, त्रिज्या है। कोयल को हिंदी में शायद कुंडल कहते हैं, आई होप कुंडल ही कहते होंगे, ठीक है। डी के बारे में डिस्कस करें तो ये जो डी है ये क्या है, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग वायर। जो ये वायर अपने यूज कर रहे हैं ना उसका कोई डायमीटर होगा, तो वो डायमीटर है स्प्रिंग वायर का, व्यास अपने इसको कह सकते हैं स्प्रिंग वायर का डायमीटर है। एन अभी अपने आगे यूज करेंगे तो नंबर ऑफ कोयल अपने लेके चलेंगे, एन को अपने क्या लेके चलेंगे, नंबर ऑफ कोयल। थीटा मतलब क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, मरोड़ कोण। नंबर ऑफ कोयल आप समझ गए कि मतलब कितने कोयल उस पूरे स्प्रिंग में यूज हो रहे हैं। सपोज दैट इस प्रकार से, मतलब आपको मैं पीछे ही लेके चलूंगा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हाँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस यहाँ पे 8 है। ऐसे एन नंबर ऑफ कोयल्स अपने कितने यूज हो रहे हैं उसके बारे में। डेल्टा डिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं, अपने झुकाव के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फिर पीछे लेके चलता हूँ, इन दोनों के बीच में कितना डिफ्लेक्शन होगा जब इस पर कोई फोर्स लगाया जाएगा, उसको अपने डिफ्लेक्शन के लिए यूज करेंगे। आई होप इतनी बात आप एक अपने अलग पेज पे लिख लीजिए, उसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं कि जो टर्म्स यूज होंगी आप इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं एक बार के लिए इरेज कर रहा हूँ। अब अपने बात करते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा के बारे में, मरोड़ कोण जिसे अपने कहते हैं, मरोड़ कोण हमें इसे कहते हैं। सभी को पता है थीटा इक्वल टी इंटू में एल अपॉन में सी इंटू में जे। ये अपने पहले भी बात कर चुके हैं, आपको पता है कहाँ से है, एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ, आप ये मत कह दो सर आपने अधूरा बताया है। देखिए टी अपॉन में जे, सी थीटा अपॉन में एल, इस टॉर्जन इक्वेशन से अपने इसको लेते हैं। इतनी बात आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। अब थीटा की वैल्यू अपनों ने निकालनी है। थीटा क्या होता है स्प्रिंग के लिए, हेलिकल स्प्रिंग के लिए थीटा क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टी क्या होता है, W इंटू में आर, आप सभी को पता होगा। टॉर्क अपने पढ़ के हटे थे, क्या होता है फोर्स इंटू में रेडियस होता है उसका फॉर्मूला। W क्या है यहाँ पे फोर्स है और R क्या है यहाँ पे रेडियस है। अपने W फोर्स को यूज कर रहे हैं और R रेडियस के लिए यूज कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में लेंथ यूज करेंगे, एक सिंगल कोयल के लिए अपने लेंथ कितनी लेंगे तो 2 पाई आर। एल का आपको कंसेप्ट समझ होगा, पेरीमीटर जो होता है परिधि होता है उसको, उसी को अपने लेंथ कहेंगे। मतलब यहाँ से चालू होकर यहाँ तक जो खत्म हो जाएगी वो लेंथ होगी, सिर्फ एक कोयल के लिए। एक कोयल लेके चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं चल रहे अपने। देन आईपी भी अपने यूज करते हैं, तो आईपी अपने क्या लेंगे, पाई बाई 32 डी की पावर 4। आई होप मेरे ऊपर नहीं आ रहा होगा ये फोटो मेरे फोटो के ऊपर ये नहीं आ रहा होगा। ये 3 टर्म्स आपको याद रखनी है, समझा चुके हैं पहले टॉर्जन के चैप्टर में। सीधा सीधा आपको इनको उठाना है, टी इंटू में एल अपॉन में सी इंटू में जे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर। इतनी बात समझ गए। एल की वैल्यू रखेंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर। इतनी बात आप समझ गए। अब एन नंबर ऑफ कोयल के लिए उसको लेंथ अपने यूज करेंगे कि जितने नंबर ऑफ कोयल है उतने के लिए एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने को टोटल जो लेंथ होगी उस स्प्रिंग की, चाहे उसमें कितने भी नंबर ऑफ कोयल्स हैं वो निकल के आ जाएगी। आई होप आपको कंफ्यूज नहीं होगी इसमें। देन सी एज इट इज लिखेंगे अपने, सी या जी कुछ भी लिख सकते हैं, पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाई से पाई कट जाएगा, आर इंटू मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। ये 32 ऊपर जाएगा, ऊपर ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 64 बन जाएगा। तो 64
WR² अपॉन में CD⁴। एंगल ऑफ ट्विस्ट मरोड़ कोण का फॉर्मूला ये है और एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा ही पूछेगा। स्प्रिंग से सिर्फ और सिर्फ 4 इधर हैं और 4 ही अपने लीफ स्प्रिंग में है। वो 8 फॉर्मूले हैं आपके जो एग्जामिनर डायरेक्ट फॉरवर्ड आपसे पूछेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, गारंटेड। आप मेरे को कहते हो सर आप लिख के दे दो, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। इसी से आपका प्रश्न बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है? 64 WR² n बटा में CD⁴। इनफ है, इतना ही होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। आपको समझ आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं समझ आया आप पूछिए मेरे से, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। कुछ भी नहीं किया मैंने। एल में कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा एल में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक कोयल के लिए इतना और इनटू नंबर ऑफ कोयल के लिए इतना कर देंगे तो अपने पास पूरे स्प्रिंग की लेंथ निकल आएगी। देन अपने बात करते हैं डिफ्लेक्शन। डेल्टा क्या होता है? डिफ्लेक्शन अपने क्या होता है? आर इंटू में थीटा। ठीक है। एंगल मरोड़ कोण, एंगल ऑफ ट्विस्ट और रेडियस के गुणनफल को क्या कहते हैं? अपने डिफ्लेक्शन कहते हैं। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ज़्यादा इन डेप्थ मत घुसो किसी भी चीज़ के। तो R इंटू 64 WR² n बटा में CD⁴। ये आप सभी ने पढ़ा है, थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू एज इट इज। तो डिफ्लेक्शन होगा 64 WR³ n बटा में CD⁴। याद रखेंगे, डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको पता लगी है, उसका फॉर्मूला आपको पता लग चुका है। ध्यान रखेंगे एक एक चीज़, इस चीज़ को रखना ही पड़ेगा। मैंने समझा भी दिया, आप चाहे समझोगे क्या, आपको जो पता है मुझे एंड में रखना ही पड़ेगा। तो आप इस चीज़ पे फोकस कर लेना। देन अपने स्टोर एनर्जी इन द स्प्रिंग क्या होता है? U इज इक्वल टू एवरेज लोड इनटू में डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? अपने स्टोर एनर्जी कहते हैं। तो U इज इक्वल टू एवरेज लोड अपने क्या लेके चलते हैं? W बटा में 2। लोड क्या है? W है, उसका आधा अपने क्या हो जाएगा? एवरेज लोड, औसत भार अपने पास कह सकते हैं उसको, औसत लोड। डिफ्लेक्शन की अपने बात करें तो 64 WR³ n बटा में CD⁴। एक एक बात से मतलब एक एक फॉर्मूले से अपना अगला फॉर्मूला निकलता जा रहा है। याद रखो, चाहे रटो, कुछ मर्जी करो, भूल के मत जाना। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको काटा 32 से और ये W इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 W² R³ n CD बटा में 4। हाँ, एक बार मैं चेक भी कर लूँ, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैं अपने पास कॉपी हमेशा लेके बैठता हूँ। मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, इसलिए मुझे ये होता है कि मैं आपको गलत कुछ भी ना बताऊँ। थोड़ा ना अभी सिर दर्द होना भी स्टार्ट हो गया। मैं अभी बस आपकी ये क्लास रिकॉर्ड करके रेस्ट पे ही बैठूंगा, लेटूंगा, सोऊंगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसके बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं, स्टोर एनर्जी क्या होती है। देन अपने बात करते हैं आगे। स्टिफनेस किसे कहते हैं? स्टिफनेस मतलब कड़ापन। कड़ापन किसे कहते हैं? स्प्रिंग का कड़ापन क्या होगा? स्प्रिंग पर लगाया गया भार और डिफ्लेक्शन के अनुपात को अपने क्या कहेंगे? स्प्रिंग का कड़ापन कहेंगे। मतलब S इज इक्वल टू W अपॉन में डेल्टा। आई होप किसी को इस चीज़ में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। S इज इक्वल टू W अपॉन में डेल्टा। S इज इक्वल टू W, डेल्टा की वैल्यू अपने क्या रखेंगे? 64 WR³ n बटा में CD⁴। W से W कट जाएगा तो S इज इक्वल टू अपने पास क्या निकल के आएगा? CD⁴ बटा में 64 R³ n। याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर सीधा पूछेगा दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 4 चीज़ों की बात कर दी मैंने, ठीक है। एग्जाम में यही पूछा जाएगा। फालतू की बात जितनी मर्जी याद कर लो, मैं मना नहीं करता। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 बातें आप याद रखोगे ही रखोगे। इससे एक बात और आप याद रखना है कि स्टिफनेस जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/n। यदि नंबर ऑफ कोयल बढ़ेंगे, कोयलों की संख्या बढ़ेगी तो स्टिफनेस उसकी कम हो जाएगी, उसका कड़ापन कम हो जाएगा। नंबर ऑफ कोयल कम होंगे तो स्टिफनेस उसकी ज़्यादा होगी। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इस बात में आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी।
फिर भी कुछ लगता है कि सर आपने नहीं समझाया, मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे मैसेज करो टेलीग्राम पे। आप सभी टेलीग्राम पे ज्वाइन हैं, जो नहीं है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। तो इससे आगे अपने बात करते हैं स्प्रिंग इन सीरीज और स्प्रिंग इन पैरेलल। देखो सीरीज के अंदर कैसे अपने कह सकते हैं, ये एक स्प्रिंग है और ये दूसरी स्प्रिंग है। अपनी क्या कहते हैं, कोई इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है। तो ये स्प्रिंग फर्स्ट है और ये स्प्रिंग सेकंड है। कई जगह पे इसको आप S1 यूज कर सकते हो, इसको S2 यूज कर सकते हो, कई जगह पे आपको K1 K2 भी मिल जाएगा। तो अपने S1 S2 लेके चलते हैं, S4 स्प्रिंग लेके चलते हैं। तो याद रखेंगे इसके लिए क्या होता है, 1 में S इज इक्वल टू 1 में S1 प्लस 1 में S2, या फिर आप इसको ले सकते हो S1 S2 बटा में S1 प्लस S2। ये बात आप याद रखोगे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर आपसे सीधा पूछता है। ठीक है, पैरेलल जब सॉफ्ट पैरेलल अपने बात कर चुके हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी। तो स्प्रिंग इन सीरीज में जब अपने बात करेंगे, लगातार जब अपने स्प्रिंग की बात करेंगे, तो 1 में S क्या होता है, इज इक्वल टू 1 में S1 प्लस 1 में S2। होप आपको समझ आ गया होगा, इस पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल है, एक बात याद रखनी है और कुछ नहीं है। देन अपने बात करें, एक स्प्रिंग कुछ ऐसा लगा रखा है और सेकंड स्प्रिंग अपने पास कुछ ऐसा है। ठीक है, स्प्रिंग इन पैरेलल की बात करें तो कुछ नहीं है, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यदि फिर भी आपको पैरेलल और सीरीज में कोई प्रॉब्लम दिखती है तो मैं और इस पे रिसर्च करके आपको MCQs वाली क्लास में बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। ये इतनी बात अपनी खत्म हो चुकी है। हेलिकल स्प्रिंग अपना कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो हेलिकल स्प्रिंग अपना कंप्लीटेड है। अब अपने बात करते हैं लीफ स्प्रिंग के बारे में, पत्तीदार स्प्रिंग के बारे में। उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अपने बात करें सेमी लेप्टिकल स्प्रिंग, अर्ध दीर्घ वर्ताकार स्प्रिंग। मैंने शायद हिंदी में लिखा भी है या नहीं लिखा, मुझे पता नहीं है। तो आप हिंदी में, मुझे सेमी इलेप्टिकल का तो याद है क्योंकि मैंने आपकी पहली क्लासेस जो डिलीट की थी उसमें मैंने पढ़ाया था। और क्वार्टर इलेप्टिकल के बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो आप देख लेना। तो सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग, अर्ध दीर्घ वर्ताकार स्प्रिंग, और सेकंड जो होता है वो क्वार्टर इलेप्टिकल। क्वार्टर वो वाला क्वार्टर मत सोच लेना, क्वार्टर इलेप्टिकल स्प्रिंग। दो चीजें हैं, दो आपके सिलेबस में, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं लीफ स्प्रिंग होती क्या है। ये स्प्रिंग मेड ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, मतलब ये स्ट्रिप्स से बनी हुई होती है। मेटल कर्व टाइटली अपवर्ड एंड क्लैम्प टुगेदर वन अबव द अदर। कुछ नहीं है, इस प्रकार से जो आप देख रहे हो फिगर में उसको ही लीफ स्प्रिंग कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है और साइड में से ऊपर की ओर उठी होती है और बीच में से झुकी हुई होती हैं। उसको अपने क्या कहते हैं, लीफ स्प्रिंग कहते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। देन एक एक पार्ट के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार कौन सा पार्ट होता है इसका। सबसे पहले सेंटर बोल्ट, जितनी भी ये पत्तियां लगी हैं, स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, उसको सेंटर से जो बोल्ट अपने जोड़ के रखता है उसको सेंटर बोल्ट कहते हैं। और साइड में और सेंटर बोल्ट को, सेंटर बोल्ट को नहीं, सेंट्रल बोल्ट को जो साथ प्रोवाइड करता है, मतलब जो उसको हेल्प प्रोवाइड करता है, टेक्निकल टर्म में आप हेल्प कह सकते हो, या उसको एक प्रकार से आप क्या कह सकते हो, मेरे को वो टेक्निकल टर्म्स नहीं आ रहा। आप इतना याद रखो कि इसको, मतलब इसका साथ देने के लिए, ताकि सेंट्रल बोल्ट पे ज़्यादा लोड ना आए, लोड कम करने के लिए अपने यू बोल्ट भी साइड में लगाते हैं। पूरे का पूरा जो लोड है वो सेंट्रल बोल्ट पे ना आए, उसके हेल्प के लिए अपने यू बोल्ट साइड में लगाते हैं। रिबाउंड क्लिप, ये जो क्लिप है जो साइड से पकड़ने के लिए, मतलब बाउंड करने के लिए, इसको जकड़ने के लिए यूज करते हैं, उसको अपने क्या कहते हैं, रिबाउंड क्लिप। और ये जो ट्रिम्ड एंड के बारे में अपने बात करें, जो स्ट्रिप होगी, जो पत्ती होगी, उसका जो अंतिम छोर होगा उसको अपने क्या कहते हैं, ट्रिम्ड एंड कहते हैं।
उसके बाद में ग्रेजुएटेड लीव आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जो अपने ऊपर वाली जो 2 लीव्स होती हैं उसको सपोर्ट देने के लिए, टेक्निकल टर्म वही है सपोर्ट देने के लिए। यहाँ भी क्या है, सेंट्रल बोल्ट को सपोर्ट देने के लिए। इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेरे को एक सपोर्ट शब्द नहीं याद आ रहा था। तो सेंट्रल बोल्ट को सपोर्ट देने के लिए अपने यू बोल्ट का यूज करते हैं। इसी प्रकार से एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव और फुल लेंथ लीव को अपने सपोर्ट देने के लिए ग्रेजुएटेड लीव का यूज करते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चैम्फर क्या होता है, ये अपने एक्सिस से नीचे की ओर कितना झुका हुआ है उसको अपने क्या कहते हैं, चैम्फर कहते हैं। स्प्रिंग आई जो व्हीकल के अंदर यूज होता है उसको अपने क्या कहते हैं, स्प्रिंग आई। एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव जो ऊपर वाली लीव होती है उसको कहते हैं, और उसके नीचे वाली को फुल लेंथ लीव कहा जाता है। होप सो इसके पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा एनर्जी लेवल अभी मैं पूरे का पूरा ऐसे ना टूट रहा हूँ। मेरा शरीर पता नहीं क्या हो चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ज़्यादा तबीयत खराब लग रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग के बारे में। होती कैसे है, ये ऐसी होती है। यूज देखो, यहाँ डायग्राम में हमेशा इसीलिए लेके चलता हूँ आपको। जब आप किसी डायग्राम को देख लेते हो ना, तो उसके बारे में आपकी कन्फ्यूजन सारी की सारी खत्म हो जाती है। आपको समझ आ जाता है कि वो किस प्रकार से अपने उसको यूज करते हैं। देखो यहाँ पे स्प्रिंग आई का अपने यूज किया, यहाँ पे ये लगा हुआ अपना क्या, यहाँ आप देखोगे रिबाउंड क्लिप जो है वो यहाँ लगा हुआ है, और यू बोल्ट वगैरह की सपोर्ट अपने यहाँ दे रखी है, तो ताकि सेंट्रल बोल्ट पे ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा मतलब उसको सपोर्ट अपने दे सके, ज़्यादा फोर्स ना लगे। ठीक है, हैवी व्हीकल्स में यूज होता है, डिफरेंशियल के पास में इसको यूज करते हैं। इस चीज़ में आप ज़्यादा मत सोचिए। अब अपने बात करते हैं कि जो सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग होता है वो बिहेव करता है एज ए सिंपली स्पोर्टेड बीम की तरह वो इस्तेमाल होता है। सपोज ये देखो, यहाँ पे 2 स्पोर्ट है और यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे डब्ल्यू पे कोई भी फोर्स लग रहा है, तो ये किसकी तरह यूज होता है, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग अपने एज ए सिंपल स्पोर्टेड बीम की तरह यूज करते हैं। इतनी बात आप याद रखोगे। हाँ, इसको अपने क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्लेक्शन के बारे में आप याद रखिए। यहाँ पे इसका कोई रेडियस होगा, ठीक है, इसको अपने क्या कहेंगे, तो इस चीज़ को अपने क्या कहेंगे, इस चीज़ को अपने रेडियस कहेंगे, ठीक है, और इसको रेडियस माइनस डिफ्लेक्शन कह देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पूरे का पूरा क्या होगा, रेडियस होगा। ओके, और हाँ, कहीं ना यहाँ नहीं, इसको पूरा आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ इसको सेंटर मान के चलते हैं अपने। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेडियस इसका आर होगा, यहाँ पे आर माइनस में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, इतना इसका डिफ्लेक्शन है। मत घुसना, मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज़ में मत घुसना। सिंपली सी 2-3 बातें कहूँगा आपके सामने, उसके बाद में इसको ख़त्म करते हैं अपने। पहली चीज़ इसमें अपने फाइंड करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, नमन, प्रतिबल, और सेकेंडली अपने इसमें फाइंड करते हैं डिफ्लेक्शन, डेल्टा या झुकाव अपने इसमें फाइंड करते हैं। 2 फॉर्मूले हैं आपके लिए, टेलीग्राम पे मैं इन फॉर्मूले की पूरी डेरिवेशन डाल दूंगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा डेरिवेशन, मैं फिर भी कह रहा हूँ मुझे नहीं पसंद कि आप कोई फालतू की चीज़ पढ़ो। मैं पूरे का पूरा डेरिवेशन दे के भी आपको यही चीज़ पढ़नी पड़ेगी, तो मैं आपको वो डेरिवेशन के लिए आप पढ़ो। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, आप पूरा डेरिवेशन कर लोगे, आखिरी में एक आपको मैं फॉर्मूला निकाल के आपके सामने बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकलती है वो निकाल के दे दूंगा। ठीक है, पर आप आखिरी में क्या पढ़ोगे, सिर्फ वो फॉर्मूला ही तो पढ़ोगे ना, वो फॉर्मूला ही याद करोगे, रटोगे ही उसको, याद भी क्या करोगे, वो फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। कुछ जितना भी फॉर्मूले होते हैं वो रटने ही पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है एग्जाम में आप डेरिवेशन से सोल्व करोगे, नहीं करोगे, आप डेरिवेशन नहीं करके देखोगे, इतना टाइम नहीं होता, आप सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मूले को रटोगे। तो सिंपली आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, सिग्मा बी इज इक्वल टू 3W बहुत ज़्यादा तबीयत ना सही नहीं लग रही मुझे। 2NBT की स्क्वायर।
याद कर लेना है, एग्जामिनर सीधा पूछेगा फालतू की बात जितनी मर्जी पड़ी जाओ, मैं तो आपको सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा। डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू आप याद रखोगे 3 WL की क्यूब बटा में 8 ENBT की स्क्वायर। हाँ, अब मैं आपको कुछ बातें क्लियर जरूर करूंगा, ठीक है, मतलब किस प्रकार से क्या चीज होती है। देखो, W क्या है, फोर्स है, L क्या है, लेंथ है। तो एक अपने स्प्रिंग की पत्ती लेते हैं, एक ही पत्ती ले रहा हूं मैं। मैं इसको एक मिनट इरेज करके दोबारा से बनाता हूँ, इस पूरी कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। देखो, इस चीज़ में नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ये कोई स्प्रिंग की एक पत्ती ले ली। ये तो सुंदर बन गया। हाँ, W फोर्स लग रहा है, L क्या है, इसकी लेंथ है। इस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा होगा। B क्या है, विड्थ है इसकी, चौड़ाई है इसकी, क्या कहते हैं, विड्थ, चौड़ाई। इतना आपको समझ आ गया होगा। ये क्या है, B, और ये क्या है, T मतलब क्या है, मोटाई, थिकनेस। ठीक है, यही सभी चीजें डिफ्लेक्शन में है। E का मतलब होता है प्रत्यास्थता गुणांक। तो था कुछ ऐसा ही होता है, गुणांक। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इस चीज़ के बारे में अंदर मत घुसना, ज़्यादा आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आप मुझे कहते हो, मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये नहीं चाहता आपके लिए कुछ भी छोड़ूं। E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन में E, मतलब स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन के अनुपात को अपने क्या कहते हैं, E कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है। E का मतलब क्या होता है, इतना ही होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक मॉडुलस इसे अपने कहते हैं, इलास्टिक मॉडुलस। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक मुझे हिंदी में लिखना नहीं आ रहा, पर आप याद रखेंगे प्रत्यास्थता गुणांक इसे E को कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें इंपॉर्टेंट है, पहले ये और दूसरा ये फॉर्मूला याद कर लेना। सिर्फ एग्जामिनर इतना ही पूछेगा, फालतू की बात जितनी मर्जी पड़ी जाओ, मैं उस चीज़ के लिए आपको नहीं रोकूंगा। देन अपने यूज करते हैं क्वार्टर इलेप्टिकल स्प्रिंग, अर्ध दीर्घ, पता नहीं वृत्ताकार, पता नहीं ऐसा कुछ है, तो आप हिंदी में देख लेना। इस प्रकार से दिखता है। बहुत पुराने ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था, बिकॉज ये थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा घेरता है, इसलिए इसका यूज़ कम होता है। कि लीव स्प्रिंग, जो सेमी इलेप्टिकल लीव स्प्रिंग है, उसके साथ में अपने क्वार्टर इलेप्टिकल लीव स्प्रिंग का यूज़ करते थे। तो पहले यूज़ होता था, आज के ज़माने में इसका यूज़ नहीं होता है, पर फिर भी अपने सिलेबस में तो अपने इस पर बात जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले इट बिहेव लाइक ए सिंपली कैंटिलीवर बीम। किसकी तरह ये वर्क करता है, कैंटिलीवर बीम की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग है, सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग है, जो वो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह, और क्वार्टर इलेप्टिकल स्प्रिंग जो है वो कैंटिलीवर बीम की तरह कार्य करता है। इतनी बात याद रखना, फालतू का कुछ भी मत पढ़ना। मैं फिर आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ना अपने लोगों ने फालतू का। ठीक है, अभी वही दो चीज़ें, सिग्मा बी और दूसरा अपने डिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सिग्मा बी इसके लिए क्या होता है, 6WR बटा में NBT की स्क्वायर। याद रख लेना। आपको डेरिवेशन मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, यदि आप मुझे टेलीग्राम पे कह दोगे मैं आपको डेरिवेशन जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। देन अपने बात करें डिफ्लेक्शन के बारे में, 6WL क्यूब बटा में ENBT की क्यूब। होप सो दो बातें हैं, समझ आ गई होगी। मैं फालतू की बात नहीं पढ़ाता हूँ आपको, पहले भी मैंने ये बात कह रखी है, मुझे नहीं पसंद कि मैं आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फालतू की बात पढ़ाऊँ। ना मैं पढ़ता हूँ और ना मैं पढ़ाता हूँ। जिसको चाहिए लेवल अप, वो जाके इसरो, नासा, UPSC इस चीज़ की क्लासेस देखे, बहुत बहुत ज़्यादा लेवल अप होगा। मेरे ख्याल से वो इतना लेवल अप होगा कि आपको ये चीज़ें नहीं पता लगेगी, जो चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली है, आप वहीं उसी चीज़ में फंसे रहोगे जहां से एग्जाम में आता है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप इतनी ही आपकी क्लासेस थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एनर्जी लेवल लो था, मेरे को मेरी खुद की तबीयत सही नहीं लग रही है। आप MCQs कीजिए, स्प्रिंग के चैप्टर आपका यही कंप्लीट हो चुका है। स्प्रिंग के आप MCQs लगाइए। आपको यदि कोई MCQs नहीं आता, आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक है। आप अगर टेलीग्राम पे एमसीक्यूज पूछेंगे तभी अपने एमसीक्यूज के सेशन करेंगे, नहीं तो देन अपने अगली क्लास आई होप सो अपने एफएम ही चालू करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स के दो टॉपिक है अपने पास, बर्नौली थ्योरम है और फ्लूइड पंप है। फ्लूइड पंप है, एक अपने पास पास्कल का लॉ भी है। पास्कल लॉ तो देखो मेरे को नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर पास्कल लॉ अपने पढ़ेंगे नहीं, जितने भी उसके एमसीक्यूज होंगे ना पास्कल लॉ में अपने एमसीक्यूज को देखेंगे कि एमसीक्यूज में किस प्रकार से अपने पास्कल लॉ से एमसीक्यूज जो भी 5-10 जो रिपीटेड एमसीक्यूज है अपने उसी पर डिस्कस करेंगे। तो एफएम अपनी अगली क्लास में चालू करेंगे जो मंडे को होगी। सैटरडे संडे अपने ऑफ रखूंगा, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो आई होप इस चीज़ में आप समझ सकोगे। 5 डे बहुत होता है, आप 1 घंटे की क्लास अगर डेली ले रहे हो तो इतना बहुत है। आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, मुझे ना बातें करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मेरी हैबिट है, मैं बातें करता हूँ, तो तभी तो मैं मतलब इतना ज़्यादा ना वो इन डेप्थ आपके लिए नहीं लेके आ रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि यार आप लोगों को उतनी चीज़ ही प्रोवाइड करूँ जितनी आपकी काम की है। जो अब आपकी क्लास पूरी हो चुकी है, आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, आरएस खुरमी उठाओ, आरएस खुरमी उठाओ, ठीक है, आरएस खुरमी उठाओ, एमसीक्यूज करो, दबा के करो, नेट पे जाओ एमसीक्यूज करो, आर के जैन उठाओ एमसीक्यूज करो। आपने एमसीक्यूज कर लिए ना तो आप पार हो। यदि आप ये सोचो कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ूंगा, थ्योरी ही याद करूंगा, बिलीव मी आप बहुत 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 आपकी गलत सोच है। एमसीक्यूज लेके चलिए। मैं सोच रहा हूँ कि आपके नॉन टेक के ऊपर जो सैटरडे संडे को अपनी फ्री क्लासेज होती है उसमें एमसीक्यूज लेके आऊँ। अभी काम भी चल रहा है राष्ट्रपति के ऊपर, कि राष्ट्रपति के ऊपर जो आपके रिपीटेड एमसीक्यूज है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, रिपीटेड जितने भी टॉप 50 एमसीक्यूज आपके लिए लेके आए कि मतलब उससे बाहर आपका एग्जाम में जाएगा ही नहीं, ऐसे ऐसे एमसीक्यूज मैं ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप स्टे ट्यून कीजिए, राष्ट्रपति के ऊपर जल्दी ही आपको वीडियो आ जाएगी। एक आप सभी के बुक्स के ऊपर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन था बुक्स के बारे में, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ, पढ़ो कहीं से भी, एमसीक्यूज करो। आपने पढ़ लिया, सैटरडे संडे 2 दिन दे रहा हूँ, एमसीक्यूज करो, दबा के करो, ठीक है। कहीं से भी कैसे भी किसी भी प्रकार के एमसीक्यूज हो, टोर्जन से मिलते हो, आप उसको कीजिए। ऐसे नहीं है कि आप बुक उठा ली यूनिवर्सिटी की, उसमें से आप एमसीक्यूज करोगे जिसमें पूरे न्यूमेरिकल ही दे रखे हैं, वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इतनी बात याद रखना, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, नॉर्मल न्यूमेरिकल आते हैं। होप आपको आज की सेशन अच्छा लगा हो। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्दी ही आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है, मैं प्लानिंग चल रही है, थोड़ा मैं इस फील्ड में नया हूँ, मैं फिर ये बात रिपीट करता हूँ कि मेरे को थोड़ी हेजिटेशन होती है आप सभी से, आप सभी को समझाने में। मैं कुछ चीज़ में अटक जाता हूँ, मैं खुद फंस जाता हूँ यार। मैं वो प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ जिनको 15-15 20-20 साल हो गया पढ़ाते हुए। जब मैं 15 साल बाद में आपको पढ़ाऊँगा तो आई होप कि मैं आपको बिना कुछ देखे और आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूँगा। अभी मैं नया हूँ, इस चीज़ के लिए आप समझ सके हो, बट जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको नेक्स्ट लेवल है, उससे ऊपर आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं एमसीक्यूज वगैरह डालता रहता हूँ, आप वहाँ ज्वाइन करके और एमसीक्यूज वगैरह कर सकते हैं। तो आज का सेशन अपने यहीं ख़त्म करते हैं, अगले अपने मंडे को मिलेंगे। तो आई होप आपका दिन शुभ जाए। धन्यवाद।